जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग की रिवीजन चल रही है हमारी। तो डिसीजन मेकिंग में जाहिर सी बात है बुनियाद तो यही है। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह बाकी 3 अदद फॉर्मेट्स कर रहेंगे। चौथा फॉर्मेट प्लस क्वेश्चन। क्या मतलब इससे अगला चैप्टर डिसीजन मेकिंग का है। उसमें 4 तरह के डिसीजन है ना, ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर सिर्फ फॉर्मेट रिवाइज करेंगे। इस दुआ के साथ कि आपके पर्चे में लिमिटिंग फैक्टर आ जाए। जिस अटैम्प्ट में लिमिटिंग फैक्टर आता है डिसीजन मेकिंग में से, वो बच्चों के लिए अच्छी अटैम्प्ट होती है। 70-80% सवाल कर लेते हैं, ठीक है। फिर फर्दर प्रोसेसिंग का आपको फॉर्मेट रिवाइज कराऊंगा और उसका सवाल हमारा रिसेंट अटैम्प्ट में है। गंदे सवालों में से एक सवाल, यानी ये दूसरा और तीसरा सवाल में सबसे कम परसेंटेज थी पासिंग की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, इससे परेशान नहीं होना। मैं आपको बार बार कहता हूँ ये बात कि बाकी सवाल तो देखो। कल आप गिन के गए हैं 50 नंबर, और अब सीवीपी को बीच में डालेंगे ना आज, ठीक है। सीवीपी का पार्ट ए बहुत आसान था, पार्ट बी थोड़ा सा टेक्निकल था। उसको भी हम अपने तरीके से करेंगे। आई के अपने तो पता नहीं सोल्यूशन में क्या जबली मारी हुई थी, मैंने देखी थी, ठीक है। अब उसको जस्टिफाई मैं नहीं करूँगा, हम अपने तरीके से कर लेंगे। तो चलो वो 6 नंबर का अलग कर लो, 10 नंबर, 60 नंबर आसान हो गए। आसान तरीन 60 बन गए थे, 70 बन गए थे, कितने 60 एक बन गए। बाकी 40 में से फिर लड़ाई झगड़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है। और उस 40 में वो FOH वाला भी पड़ा है जो आपने कर लिया हुआ है, जो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं था कि ना होने वाला था। तो ज़रा गिनती करो, जल्दी से गिनती करो, पेपर से जल्दी कर लो ज़रा, मैंने सवाल कराना है। सबसे आखिरी सवाल कितने नंबर? सबसे आखिरी सवाल कितने नंबर? 17। पीछे आओ। उसके पिछला सवाल कौन सा है? आसान है, 17 का है। आप इसमें से चलो आपको जी, हालांकि प्रोसेस कॉस्टिंग के चैंपियंस हैं आप, और प्रोसेस कॉस्टिंग का बच्चा था उसके अंदर, सिर्फ समझ में आने की बात थी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने किया हुआ है, उसी के अंदर वर्क इन प्रोसेस ऐड कर दिया था बस, और तो कुछ नहीं किया था। चलो नहीं किसी को समझ आई तो आप कह लो जी 15 नंबर उसमें से आसान थे। नहीं आउटपुट यूनिट इनपुट यूनिट की समझ आई तो 15 नंबर उसके भी आसान थे। दोनों सवालों में से 30 आसान हो गए। पीछे आओ। सीवीपी कितने नंबर? आप 10 आसान करें, कितने हो गए? 40। उससे पीछे आओ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितने नंबर? अब इसमें से कम करने हैं कुछ? नहीं, कितने हो गए? 48। उससे पीछे आओ। लेबर कितने नंबर? मुश्किल आसान ऐड करो, 56 हो गए। उससे पीछे आओ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कितना को मुश्किल था? चलो इसको एवरेज वाले में डाल देंगे, ठीक है। 56 बिल्कुल आसान हो गए, ये एवरेज आ गया। उससे पीछे आओ। इसको मुश्किल में डालेंगे। उससे पीछे आओ। मुश्किल में डालेंगे। उससे पीछे आए। FOH एवरेज कर सकते हैं इसको। एवरेज बच्चों ने पता नहीं क्या किया था, तो कुछ नहीं उसके अंदर, हमने किया है ना सवाल, ठीक है। तो एवरेज कह लें इसको। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन और FOH एवरेज हो गए। अब 56 नंबर जो हैं वो बिल्कुल आसान थे। 2 सवाल ऐड करो जरा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का और FOH का। पूरे पूरे एवरेज जो कर रहे हैं। इसके कितने बने? 16 नंबर। अब 52 नंबर में से, जितना 52 नंबर आपने दिखाया है, उस 52 में से 40 तो आ ही गए होंगे। फिर FOH इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 16 में से कुछ 8 नंबर तो आ ही जाएंगे। पास तो यहीं से हो गए। अभी बाकी 2 सवालों के अंदर फाइट करनी है। मैं बुरे से बुरा हाल दिखाया आपको, ठीक है। जिसने पहले शुरू 4 की हूँ, समझ तो लग ही जाती है बेटा। एक इसीलिए कहा 3 दफ़ा सवाल पढ़ो। 3 दफ़ा पढ़ के सवाल नहीं पल्ले पड़ा फर्दर प्रोसेसिंग का, यार कर लेंगे फिर, ठीक है। मतलब एक दफ़ा पढ़ा, करते हैं जी फर्दर प्रोसेसिंग। पढ़ा, यार क्या है ये, एक बार और पढ़ता हूँ। पढ़ा, चलो यार इसको बाद में देखते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे तो ओवरलैपिंग का लफ्ज़ देख के ही डर गए होंगे ना, हैं जी। ओवरलैपिंग का लफ्ज़ तो चलो उसको साइड पे, नहीं तो उसको पढ़ा, समझ आ गया, ठीक है। नहीं तो एंड में रखते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। तो आप, इत्तेफाक की बात है, पहले 3 सवाल ही मुश्किल थे देखा जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते होंगे। आपको तो अपनी तरतीब दिमाग के अंदर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर आ जाए तो, या जैसे आपके अटैम्प्ट के अंदर आ जाए कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, जैसे बारी लग गई अब उसकी भी मेरे ख्याल में, ठीक है। तो आप इन सवालों को पहले पढ़ते हैं, इनको पहले किया करें। ये कॉपी पेस्ट वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग में घुसे। फिर डिसीजन मेकिंग में भी तो आसान चीज़ें हैं। अगर डिसीजन मेकिंग में लिमिटिंग फैक्टर का सवाल आ गया, आपको यार ये तो शुरू हो सकता है, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, पर लिमिटिंग फैक्टर करना है, रैंकिंग करनी है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, कोई 1-2 चीज़ें मुश्किल होंगी, ठीक है। तो
अब बदकिस्मती अगर खाम खा ही गले पड़ी हुई है तो आप उसी सवाल पे लगे रहें तो ये फिर अब कुछ कह नहीं सकता बंदा, ठीक है ना। तकरीबन 60 मार्क्स इसमें से मैं कह सकता हूँ आसान थे, ठीक है, और तकरीबन 15 मार्क्स इसमें एवरेज थे, मुश्किल नहीं थे। तो मेरे ख्याल में तो इन दोनों सवालों को छोड़ के भी बच्चा पास कर सकता था पर्चा। ये दोनों सवाल छोड़ दें, दूसरा तीसरा सवाल बच्चे ने किया भी नहीं है, तब भी बच्चा पर्चा पास कर सकता था आराम से। सो प्लीज पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना भी काफी ज्यादा आपके पास होने में किरदार अदा करता है, ठीक है। शुरू करें जी काम। हमारी रिक्वायरमेंट है मिनिमम बिड प्राइस 3500 ऑफ यूनिट्स ऑफ डी जिंक। क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा, ये कौन सी अटेम्प्ट है जी, स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन नंबर 4 है और नाम है इसका रिंग लिमिटेड। नहीं, मिनिमम बिड प्राइस, मिनिमम बिड प्राइस ऑफ 3500 डी जिंक। अच्छा जी, अब 1 बाय 1 शुरू कर देते हैं जी अपना काम करना, ठीक है। आसान काम है, आधे घंटे में सवाल को पूरा करना है। अब सवाल पढ़ भी लिया हमने, डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। सबसे पहले जो तरतीब सवाल में आ रही है वही चलाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया, मशीनरी आ गई, शुरू हो जाओ। कोई जरूरी है पहले मटेरियल लिखना है, फिर लेबर लिखनी है, फिर ओवरहेड आ गया भाई, रेलेवेंट कॉस्ट ही लिखनी है ना, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लो, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी निकालते हैं हम, ठीक है। तो ऑप्शन ए 2.5 लाख वाला लेकिन इंटरेस्ट के साथ, ऑप्शन बी 1,60,000 वाला 6 महीने के हिसाब से लेकिन उसके साथ, तो ये दोनों हैं, दोनों ऑप्शन में से जो लोअर होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो वर्किंग नंबर 1 स्पेशलाइज्ड मशीनरी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है जी, हायरिंग कॉस्ट 2,00,000 में चलाएंगे सवाल, ठीक है। 2,50,000 इंटू 3 मंथ्स, आंसर 750। लेकिन उन्होंने कहा था 50 लाख रुपए एडवांस पे करो, और हमने कहा जी अच्छा उसके अरेंजमेंट ये कर रहे हैं कहाँ से, रनिंग फाइनेंस से, जो 20% पर एनम इंटरेस्ट पे मिलेगा, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी लिख लें फॉर इनिशियल डिपॉजिट, तो 5 मिलियन का लोन लेना पड़ेगा 20%, और ये 3 महीने बाद रिफंडेबल है ना, वापस मिल जाएगा, ठीक है। वापस ना भी मिले तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर कहीं और डाल देना इसको। ये क्या हो सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट से तो रेलेवेंट इतनी ही कॉस्ट बनती है, ठीक है जी। लो जी, कितना आ गया 1,000, ये एक ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है जी, आप उसको 6 महीने के लिए किराए पे लें, 6 महीने से कम किराए पे वो नहीं मिलता। 160 इंटू 6, आंसर 960। लेकिन इस केस में इधर मेंटेनेंस कॉस्ट लेसर की जिम्मेदारी थी, जिसका एसेट है, जिसकी मशीन है। लेकिन इस केस में याद है, भी सवाल पढ़ाया ना, ये देखो, एज पर लीज टर्म मंथली मेंटेनेंस 15,000 की वो लेसर बोर्न करेगा, लेसर बियर करेगा। लेकिन जहां पे किराया कम है पर उसने कहा मेंटेनेंस आपने करनी, और इस मशीन की मेंटेनेंस भी पुरानी होगी, शायद 20,000 है, लेकिन मेंटेनेंस सिर्फ उन महीनों की जिन महीनों में काम चलना है, मशीन ने चलना है। तो फिर यहां पर मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है जी, 20,000 इंटू 3 महीने, कितना बना, टोटल क्या बना, लो जी, फिर तो वही मशीन ठीक है, क्या ख्याल है। हाँ, एक हो सकता था ये, अगर ऐसा को ऑप्शन दे देता, कहता कि जी मिसाल के तौर पे जो 3 महीने इस मशीन ने फारिग होना है, हम उसको आगे किराए पे दे सकते हैं, सब लीज कर सकते हैं, हो सकता था ना। मैंने क्या बोला,
क्या 6 महीने की लेना, 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट पे लगनी है, 3 महीने फारिग पड़ी हुई है, तो कह देता कि जी मिसाल के तौर पे सब लीज हो सकती है, तो फिर हम उसको माइनस कर देते रेंटल इनकम को, शायद फिर ये बेहतर हो जाता। पर फिलहाल तो हायर ऑफ ए और बी लेना है हमने। ओके जी, कॉस्ट है लोअर ऑफ, ये मैंने चेक नहीं किया, मैं भूल के लेके गया जी। मैं क्या, मैं गोली क्यों करानी, 1000, ये क्या है जी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने आकर लिखा रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन, वर्किंग नंबर 1000। अब ये पॉजिटिव लिखे ना, कॉस्ट सी तो निकालनी है, उसी रेवेन्यू में से माइनस नहीं कर रहे, बस कॉस्ट इकट्ठी निकाल रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मशीनरी इज डन, नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर। अच्छा, अब ये 3 मटेरियल है ना, तो तीनों को अलग अलग ही लिखते जाते हैं, 1 बाय 1 करते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले AA2 सबसे पहले हम लिखेंगे चाहिए कितने, फिर उसके बाद हम लिखेंगे AA2 इस कॉन्ट्रैक्ट वाले कितने हैं, और वो सारी बातें, ठीक है। मेरे ख्याल में थोड़ी सी जगह हम बचा सकते हैं, आगे ना फिर मसले पड़ने हैं। और उसके बाद आप शुरू कर दें अगला काम, मैं तो जगह बना रहा हूँ, तो काम किया हुआ है आपने, और मार्कर्स की भी तलाश जारी है अभी तक, पता है आपको। अभी वो असल में मुझे याद आ गया, वो भी था ना हमारा लेबर, वो लेबर के अंदर लर्निंग कर्व भी है, जगह ज़रा कम कम लग रही है, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैंने इसको भी बहुत खुला बना दिया हमने, चलो खैर अल्लाह दी मर्जी। वर्किंग नंबर 2, अब AA2 है, बोलो रॉ मटेरियल, क्या क्या लिखा हुआ है, लफ्ज़ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है ना, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल AA2। अब सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड कितना है, तो हमने कहा जी 3500 डी जिंक बनाने हैं, और हर डी जिंक पर 15 यूनिट्स लगते हैं AA2 के, तो यूनिट्स कितने आ गए, 52500 यूनिट्स, ये मुझे चाहिए। अब ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था 50,000 का, तो वो खरीदे नहीं थे, अब खरीदेंगे, पर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो हमें मिल जाएंगे 75 के, हालांकि 80-85 हो गया रेट, और हमें इसमें मिलेंगे। लेकिन इसीलिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल नहीं किया, इस डी जिंक वाले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो पेनल्टी भी हमारी बचेगी। अगर डी जिंक वाला ऑर्डर ना आता तो फिर मारे गए थे, फिर पूरे वैल्यू का 20% हमें देना पड़ जाना था। समझ आ रही है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले 50,000 तो 75 वाले ही पकड़ लो, बाकी 2500 80 के हिसाब से ले लो, और ये जो पेनल्टी है, ये पेनल्टी अब आपको नहीं पड़ी, पेनल्टी ऑफ 20% इज सेव्ड, ठीक है। तो सेविंग इन पेनल्टी ये रेलेवेंट बेनिफिट है, ठीक है जी। ओके डन। तो बोलो, तो ऑलरेडी ऑर्डर्ड, और फिर टू बी ऑर्डर्ड, और फिर पेनल्टी, 3 चीजें आ गई। ऑलरेडी ऑर्डर्ड, ऑलरेडी ऑर्डर्ड 50,000 वो मिल जाएंगे हमें 75 के हिसाब से, 3700 समथिंग बोला था, ये 37 कितना है, 3750, ठीक है। फिर टू बी ऑर्डर्ड, टू बी ऑर्डर्ड 2500 इंटू ₹80 जी, 200 ओनली। और उसके बाद पेनल्टी, अब ये पढ़नी नहीं है, सेविंग है। पेनल्टी किसकी पड़ जानी थी, ये ऊपर निकला है ना 3750, इसका 20% पेनल्टी पड़ जानी थी, बचत हो गई कितना, ये 750 की सेविंग भी आपकी रेलेवेंट कॉस्ट में से माइनस होगी, और 52,500 यूनिट्स की रेलेवेंट कॉस्ट आ गई आपके पास, कितनी जी,
3200। देखना जहाज गिर तो नहीं गया बैठे बैठे? नहीं बच गया। जहाज बहुत कोने पे बैठे, ध्यान करना। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल AA टू वर्किंग टू 32 333,200। नेक्स्ट आगे बढ़े। 10 यूनिट्स A78 के चाहिए। A78 मार्केट में 110 का है, लेकिन हम उसको खुद बना सकते हैं 80 का, पर नॉर्मल लॉस भी है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड निकालेंगे, परचेज करें तो कॉस्ट, प्रोड्यूस करें तो कॉस्ट, दोनों में से लोअर। सवाल कंप्रीहेंसिव है नो डाउट, लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। तो वर्किंग नंबर 3, डायरेक्ट मटेरियल A78, रिक्वायर्ड एक डी जिंक पर कितना लगना है, और 3500 डी जिंक पर कितना लगा, 35,000 यूनिट्स भी लिखने हैं ना, 35,000 यूनिट्स। अब या खरीदें या बनाएं, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर देखो, इफ प्रोड्यूस्ड तो 35,000, नहीं सॉरी, पहले परचेज कर रहे थे, बोल रहा था, पहले लिखा इफ परचेज तो 35,000 इंटू 110 टोटल। इफ प्रोड्यूस्ड इंटरनली तो 35,000 ही बनाएंगे, लेकिन ₹80 को डिवाइड कर दें 0.8 से। यही सीखा हुआ है हमने। असल में 80 रुपीज आउटपुट उसने दिया हुआ है, प्रोडक्शन की कॉस्ट लगेगी 80 रुपए, जबकि पढ़ लो ना, फिक्स कॉस्ट, अच्छा, इंटरनली प्रोड्यूस्ड A78 वुड बी सब्जेक्ट टू 20% नॉर्मल लॉस, और इंटरनली वेरिएबल कॉस्ट 80 की इस पर लगती है, इट कैन बी प्रोड्यूस इन 80, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू, तो क्या बन गई सिचुएशन, हमारे पास इनपुट कॉस्ट कितनी है ये नहीं पता, हमारे पास लॉस की परसेंटेज है, और आउटपुट उसने दिया हुआ है कितना जी, ₹80, कितने परसेंट लॉस, चुप हो तो x का। ठीक है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यही करते थे ना। तो x के लिए आप सॉल्व करें तो ₹80 डिवाइडेड बाय, तो यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि आप बड़े हो गए आप, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। ओ भाई खलो जा यार, तू थे कितने, आउटपुट कॉस्ट है ना बेटा, मतलब इतनी कॉस्ट लगती है, मतलब वो कह रहा है कि इतने में बन जाता है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू इतने % लॉस, इतने में बन जाता है लेकिन लॉस भी है। तो इस तरह से, वरना आप फिर सिंपल कर लेते, आप क्या करते, 80 इंटू 1.2 कर रहे होते शायद। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके जुमले से यूं लग रहा है ना, ये देखो, मुझे तो इसके जुमले से लग रहा है A78 कैन बी प्रोड्यूस्ड इंटरनली एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 80, तो ये उसकी वेरिएबल कॉस्ट लगती है। ठीक है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू इतने % नॉर्मल लॉस, तो इसलिए फिर मैं कह रहा हूं इसमें लॉस भी ऐड कर ले। वो तो प्रॉपर कार्ड दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट टोटल गिवन है, तो हम कहते थे ये जनाब हमारी इनपुट कॉस्ट है, तो हमने आउटपुट पे जाना होता था फिर। ठीक है ना, मतलब लॉस चेंज होता था जब, तो नॉर्मली आपको देता ही क्या है, आउटपुट दे देता होता है, और आपने परसेंटेज इनपुट पे लगानी होती। कितना बन रहा है वैसे, तब भी सही है जी, 100। ठीक है जी, तो यानी 80 की बजाय हमें कितने का पड़ रहा है ये, 100 का। यूनिट्स पे कर लें तो 35,000 यूनिट्स चाहिए, तो आप कहोगे जी 35,000 यूनिट्स चाहिए लेकिन नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो आप 35,000 को भी डिवाइड कर सकते हैं, ये भी ठीक है। चलो यूं कर लो, ऐसे करना है, चलें यूनिट से कर लेते हैं। तो 35,000 यूनिट्स तो बनाएंगे, लेकिन
ये यूनिट्स जो हैं ये सब्जेक्ट टू नॉर्मल लॉस है, तो इसका मतलब 35,000 यूनिट्स आपको चाहिए। हाँ ये ज़रा आपको अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है। माजरत वैसे दोनों तरफ से, असल मैंने रिवीजन में रुपीज़ पे लगाया था तो मैंने रुपीज़ पे लगा दिया, बात तो सेम ही होती है, नतीजा वही है, ठीक है। तो ये 35,000 चाहिए आपको, लेकिन कुछ लॉस भी होने हैं, तो फिर ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। ठीक है बिल्कुल ठीक है जी। 0.8 हूँ, ठीक है, ये तो आउटपुट ही है ना, बोलो ठीक, इनटू ₹80। चलो जी 3500 बोलो, वैसे भी 3500 ही बन रहा था, 100 रुपये मैंने उसको कर लिया था ना जी। अब दोनों में से बेहतर क्या है? 3500, खुद ही बना लो भाई, बाहर से ना खरीदना। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है जी? लोअर ऑफ ए और बी, ठीक है। चलो अब रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ए 78, वर्किंग नंबर 3 3500। ठीक है जी, यहां से आगे दूसरी वर्किंग शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? और मटेरियल है अभी? ये 3800 था ना, ये 3800 ही है ना, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्किंग क्या है जी? किसका मामला है जी? C11 भी है। अच्छा जी, ये तो वो है ना जिसको शायद हमने प्रोसेस करना है सब्स्टिट्यूट के साथ, सब्स्टिट्यूट को जी। C11 5 चाहिए, तो 3500 इंटू 5 17,500 चाहिए। D50 हमारे पास पड़ा है अवेलेबल इन स्टॉक। अब नजर आ रहा है कि ये D50 जो है ये फर्दर प्रोसेसिंग 15 की लगवाता है अपने पर, और फिर इसको हम बेच नहीं पाते स्क्रैप के तौर पे, इसको इधर यूज करते हैं। तो फिर नजर आ रहा है ये कितने में पड़ा हमें? 3 + 15 हमारे क्या 4। अगर हम इस D50 को C11 की जगह यूज करेंगे तो हमने क्या खोना है? एक तो हमने 3 रुपए खो देने हैं क्योंकि ये हमें स्क्रैप या वापस सप्लायर को देकर मिल रहे थे। दूसरा, हमारी जेब से कुछ और भी निकलना है। हाँ, एज इट इज D50 नहीं लग सकता, C11 चाहिए। D50 उसकी जगह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन 15 रुपए फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट इनकर करेंगे और 3 रुपए स्क्रैप वैल्यू ऑफ 4 को करेंगे। तो हमने क्या खोया इस D50 को हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज करने पर? 18 रुपया। बाजार से अगर C11 खरीदने जाए तो कितना? 20। तो मैं डायरेक्ट ही फिर 18 से कर रहा हूं कि ये 5000 यूनिट्स तो आप यूज कर लो, 5000 इंटू 18 करके ये कॉस्ट लो, और बाकी जितने 2500, कितने 2500 बचे, बाकी कितने बचे? टोटल चाहिए कितने थे? 17,500 चाहिए थे, तो कितने बच गए? 12,500 फिर जाकर 20 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे बस, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट C11 की रिक्वायर्ड वर्किंग नंबर 4 डायरेक्ट मटेरियल C11। अच्छा, अब कॉस्ट तो C11 की निकाल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? पहले सबसे पहले रिक्वायर्ड कितने हैं जी? हमने कहा जी 3500 डी जिंक पर लगते हैं 5 C11, तो टोटल 17,500 यूनिट्स रिक्वायर्ड। फिर जी अगर आप D50 यूज कर लें तो आपको 5,000 D50 यूज करने की कॉस्ट क्या पड़ी? ₹3 + ₹15, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी टोटल कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 18। और ये यूज हो जाएगा C11 की जगह पे, जिसने कितनी कॉस्ट लेनी है आपसे? 20। तो बेहतर है ना फिर इसको यूज कर लें, कॉस्ट में से लोअर सेलेक्ट किया आपने, ठीक है ना। ओके, कितना? 90, ओके 90। उसके बाद बाकी C11 खरीद लो जी 12,500, और ये बाजार से आपको मिलेगा। तो ये मैं बता रहा था कि देखो ना, ये 18 का, ये 20 का, तो इसलिए 18 वाला जी 250, और टोटल 340 इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ
17,500, थोड़ा सा जगह बची रही है जी। तो ये जनाब रेलेवेंट कॉस्ट आ गई आपकी C11 की और 340 रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल C11 वर्किंग नंबर 4। ठीक है, चेक कर लो, तसल्ली से देख लो। मुझे लगता है कुछ एक दो शक्लें देख के शायद उन्हें समझ नहीं आई। एडजस्टमेंट पढ़ें, ट्रीटमेंट देखें, फिर मुझे ओके करें। हाँ क्लियर है, चलें ले आए। अच्छा भाई, डायरेक्ट लेबर में कुछ स्किल्ड लेबर लगनी है और कुछ सेमी स्किल्ड लेबर लगनी है। डायरेक्ट लेबर में कुछ स्किल्ड लगेगी, कुछ सेमी स्किल्ड लगेगी। अब आसान नंबर हमेशा पहले ले ली करते हैं हम, ठीक है ना। तो सेमी स्किल्ड भी कोई आसान नहीं है, पर स्किल्ड ज़रा बहुत लंबा काम है, क्योंकि स्किल्ड के अंदर क्या लग रहा है, लर्निंग कर्व। तो मेरे ख्याल में पहले फिर सेमी स्किल्ड ही कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सेमी स्किल्ड 1.5 घंटा चाहिए हमें, तो टोटल 35 एवरी यूनिट ऑफ डीजिंग, तो 3500 इंटू 1.5 करें तो 5250 सेमी स्किल्ड आवर्स चाहिए, ठीक है। अब शॉर्टेज ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर है और सिर्फ 4000 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं 600 पर, ठीक है जी। तो 4000 तो 600 के हिसाब से हमने यूज कर लिए। टोटल कितने बताए अभी आपने? ये इसी तरह से रिक्वायर्ड पहले ऊपर लिख लेंगे ना, 5250 में से 4000 तो आ गए, बाकी कितने बचे? 1250। अब 1250 आवर्स के लिए क्या कहता है वो, यार इधर तो हाइलाइटर भी एक ही है उस्ताद, चलो जी 12,500 इसके बारे में कहता है, हाउएवर लेबर इज विलिंग टू डू ओवर टाइम एट 50% हायर रेट, लेकिन वो भी कहाँ तक, चलो ठीक हो गया ना, 1250 चाहिए तो 1500 तक वो करेंगे, हमारा काम हो गया, ठीक है। अब आप इनसे ओवर टाइम करवा लें, लेकिन 600 इंटू 150 करोगे तो कितना बनेगा? 900 रुपए के हिसाब से। एम आई राइट? तो बोलो 600 इंटू 1.5 करो ना, 900 ही आता है, ठीक है। अब ऑप्शन 1 क्या बना? ऑप्शन 1 क्या बना? 4000 आवर्स इंटू 600 और जमा 1250 आवर्स इंटू 900। लेकिन उसने एक और ऑप्शन दिया, कहता है इनकी बजाय ना, यानी ये 5250 घंटे जो हैं वो आप किससे करा लें? अल्टरनेटिवली अनस्किल्ड, अल्टरनेटिवली ओह ये क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, ये कोई पेन भी डिफरेंट है, चलो अल्टरनेटिव, अच्छा अल्टरनेटिवली ऐसे डिंगा चिब्बा आ गया, अल्टरनेटिवली अनस्किल्ड लेबर कैन बी हायर्ड एट 200। ओए 600 कहाँ, 200 कहाँ, लेकिन अनस्किल्ड लेबर 300 गुना टाइम लेगी सेमी स्किल्ड की निस्बत। यानी कि अगर 1.5 घंटा एक सेमी स्किल्ड लेबर एक यूनिट पर लगा रही थी, तो 1.5 घंटा इंटू 300% करो या 3 टाइम्स कर दो, कितना बना? 4.5 घंटे, 4.5 घंटे लगेंगे। लेकिन ये रिड्यूस होकर 250 पे भी आ सकता है, मतलब 300% अगर करें तो बना क्या इस तरह से, 1.5 इंटू 300% या 3 कितना बना था जी? 4.5 लेबर आवर्स अनस्किल्ड लगाएगी और 200 रुपये के हिसाब से देना है। लेकिन कहता है ऑप्शन ये है कि इसको कम कर सकते हैं हम अगर इनको ट्रेनिंग दे दें। तो ट्रेनिंग देंगे तो कितना टाइम लेंगे ये? 250%, 2.5 टाइम्स, कितना बना? अब यहाँ से आवर्स तो कम हो गए, लेकिन ये कम तभी होंगे जब इनको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग है टोटल 300 की। तो यूं कर लेंगे ना, एक ऑप्शन तो ये हो गया 4.5 इंटू एक यूनिट पर लगना है 3500 इंटू 4.5 इंटू 3500 इंटू 200 कर देंगे, या 3.75 इंटू 3500 इंटू 200 तो करेंगे, प्लस इसमें कर देंगे 300 भी। समझ आई बात की? इनमें से जो
अब लोअर बना, ठीक है। तो ये जनाब पहले, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई इसमें हमने क्या करना है, अनस्किल्ड विदाउट ट्रेनिंग, या ये ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग, अनस्किल्ड विद ट्रेनिंग। अब इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे वाले के साथ कंपेयर कर लेंगे जो हमने सेमी स्किल्ड ही हायर किया था, ठीक है। सही है, शुरू करें काम। तो वर्किंग नंबर 5 है, सॉरी सेमी स्किल्ड की कॉस्ट है, उसी में ही दोनों आ जाएंगे, सेमी स्किल्ड लेबर, डायरेक्ट लेबर। हाँ जी, सबसे पहले तो अगर हम सेमी स्किल्ड ही यूज करते हैं तो फिर रिक्वायर्ड लेबर आवर्स कितने, तो हमने कहा जी 3500 यूनिट्स बनाने के लिए हर एक यूनिट पर तो 5250 लेबर आवर्स लगेंगे, जिसमें से 4000 लेबर आवर्स 600 रुपए के हिसाब से अवेलेबल हैं और 1250 कितने से, यानी अखीर कर दी सवाल में सब कुछ ही डाला हुआ है इसमें, ठीक है जी। तो नॉर्मल 4000 इंटू रुपीज 600 2400 और ओवर टाइम 1250 इंटू 600 इंटू 1.5 कर लो, या 900 भी डायरेक्ट लिख सकते हो, 1125। तो टोटल क्या कॉस्ट बन गई इनकी, ये समझ आइए, 325। ये एक ऑप्शन हो गया हमारा ए, ठीक है जी, ऑप्शन ए आ गया। थोड़ा सा खुली जगह लेके चलते हैं, 2400 था ना जी, 1125 आ गया और 3525 आ गया। अब ठीक है यार, 3525 इस पे लग रहा है, जरा चेक करो, अनस्किल्ड को ही ले आओ, इतना टेक्निकल काम तो है नहीं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएंगे ना, अनस्किल्ड को ले आओ और विदाउट ट्रेनिंग। हमने कहा चलो जी ठीक है, अनस्किल्ड लेबर है, लेकिन अनस्किल्ड लेबर जो है वो विदाउट ट्रेनिंग है, ये पहला ऑप्शन आ गया, विदाउट ट्रेनिंग अनस्किल्ड लेबर ले आओ, पूरा हो जाए अल्लाह करे, आगे ना निकल जाए ना जी। अनस्किल्ड लेबर विदाउट ट्रेनिंग, तो जी रिक्वायर्ड कितने आवर्स बनेंगे फिर, हमने कहा जी 3500 यूनिट्स बनाने हैं और 1.5 को 3 गुना कर दो, 300% लिख लो या 3 से लिख दो, 3 लिख दो तब भी बात एक ही है जी, 15750 लेबर आवर्स चाहिए, ठीक है जी। अब विदाउट ट्रेनिंग है तो इनकी सिर्फ हायरिंग कॉस्ट आएगी, ऐसे ही है, बोलो, तो हायरिंग कॉस्ट 15750 इंटू ₹200, आंसर 3150। तो ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी, लो जी ए से तो बेहतर हो गया बी, क्या ख्याल है, लेकिन अभी एक और ऑप्शन भी है कि अनस्किल्ड को थोड़ा ट्रेन कर लो विद ट्रेनिंग, अगर विद ट्रेनिंग आपने इनको हायर करना है तो रिक्वायर्ड आवर्स थोड़े कम लगेंगे, 3500 इंटू 1.5 इंटू 250% या 2.5, 13125 लेबर आवर्स जी बच्चों। अब लेकिन इनमें ट्रेनिंग भी देनी पड़नी है, तो हायरिंग कॉस्ट पहले लें कितनी जी,
125 इंटू ₹200 26, लेकिन ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी इनको। चलते जा रहे हैं, बस सवाल में चीज़ें आती जा रही हैं, चलते जा रहे हैं जी। 300 टोटल क्या बन गया? 2925, ऐसे ही है। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या नजर आ रहा है आपको? टू 2925 और यही बेस्ट है, सी ऑप्शन। कहाँ बेटा? कितने? वर्किंग 3 ये, अच्छा चलो, वो इररेलेवेंट था। मैं कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ असर क्यों नहीं पड़ा, डिसीजन पे क्यों नहीं असर पड़ा? इररेलेवेंट था जी। सॉरी, 2925 ये जनाब हमारा ऑप्शन सी आ गया। और रेलेवेंट कॉस्ट क्या है जी? लोअर ऑफ कॉस्ट है ना, ए और बी और सी, तो सी इज द लोएस्ट वन। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड ही लिख लेते हैं, वैसे फर्क तो कोई नहीं पड़ता, हमने हायर अनस्किल्ड कर ली, तो सेमी स्किल्ड असल में तो चाहिए थी ना। वर्किंग नंबर 5, हाँ 2925। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स भी उसने किसके साथ जोड़े हुए हैं? स्किल्ड के साथ, इसीलिए आप स्किल्ड की तरफ ही चलते हैं। स्किल्ड आवर्स हो गए तो ये भी साथ ही हो जाना है, ठीक है। अब ये अभी आपने कल ही रिवाइज किया है, जब लेबर वाला सवाल आया था, तो इसलिए ये क्विकली हो जाएगा इंशाल्लाह, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आरएल ने स्किल्ड लेबर हायर की हुई है थर्ड पार्टी से, जो कि 1000 रुपये घंटा लेती है ओरिजिनल जिंग वाले हिसाब से। तो 200 तो आइडल हो जाने थे, यानी इनको अब पैसे देकर बिठाया होना है ना, तो अगर पहला कॉन्ट्रैक्ट ना आता तो 200 आइडल हो जाते, 200 आवर्स जो वरना कहीं और काम पे लगा लेते ना, बहरहाल 200 आइडल हो जाते, तो 200 घंटों का 50% आपने कमिट किया हुआ है, यानी इन 200 घंटों की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? 1000 का 50%। ठीक हो गया जी, और सही है। तो आइडल आवर्स का तो 200 इंटू 1000 का 50% लग गया। अब बाकी जो यूनिट्स हैं उन पर लर्निंग कर्व देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आगे वो कहता है, इफ एसएस ऑफर इज एक्सेप्टेड, डी जिंक वुड बी प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ 350 यूनिट्स। अब 3500 डिवाइडेड बाय 350 करें तो 10 बैचेस, ठीक है। एंड फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर 400 घंटे, तो टोटल लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस निकालेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट 4 बैचेस तक वो कह रहा है लर्निंग चलनी है, तो टोटल लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस 4 बैचेस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ का टाइम निकालेंगे, ठीक है ना, तो फोर्थ का टाइम निकालकर अगले 6 बैचेस पे डाल देंगे। अच्छा, अब टोटल टाइम जो निकलेगा मिसाल के तौर पे आ जाता है जी, वैसे कितने बन रहे हैं ये 200 घंटे और ये 300, चलो खैर मिसाल के तौर पे 2500 घंटे आ गए, मिसाल के तौर पे 2500 आवर्स क्या आया हमारे पास, टोटल टू प्रोड्यूस 3500 यूनिट्स। अब इन 2500 में से आपने 200 की रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है 500, और फिर बाकी 2300, पता नहीं 2500 होंगे या क्या होंगे, वो हमारे अभी निकलने हैं ना, तो वो जो भी निकलेंगे, जो मुझे पता है वो 2500 2200 जो भी आर निकल आए टोटल आपके, टू प्रोड्यूस 10 बैचेस। मैंने कहा मिसाल के तौर पे वो निकले 2500। अब कॉस्ट निकालते हुए इन 2500 आवर्स को आप 1000 से मल्टीप्लाई करने लगे थे, किसी ने रोका, भाई 200 घंटे तो ये वाले हैं, ये वाले, तो 200 घंटों को 50 से, और बकाया जितने रह गए उनमें से उनको फिर पूरे 100% से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है जी, सही है। तो जी
पॉइंट अलग ही हैं, लेकिन पॉइंट ऊपर बता तो उसी के बारे में रहा है ना, स्किल्ड के बारे में बता रहा है। पॉइंट तो अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज़ के पॉइंट्स हैं ना। डायरेक्ट लेबर 1000 रुपये के हिसाब से हमने कॉन्ट्रैक्ट पे हायर की थी, और 200 घंटे आइडल हो जाएंगे अगर ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये वाला SL वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ना किया तो इसका मतलब 200 घंटे आइडल हैं जिन पे 50% देते हैं। फिर वो कहता है कि अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डीजिंग को बनाने के लिए आपको 400 घंटे पहले बैच पे लगने हैं, 10 बैचेस बनाने हैं, और लर्निंग कर्व है। तो फिर एक ही बात है ना बेटा, ठीक है। तो तरतीब से शुरू करते हैं जी। हमें आवर्स चाहिए, क्या चाहिए जी? टोटल आवर्स। तो वर्किंग नंबर 6, अब यहां पे हमने स्किल्ड डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट निकालने के लिए काम शुरू कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आवर्स, ठीक है जी, ओके। तो आवर्स टू प्रोड्यूस 4 बैचेस, ऐसे ही निकालते थे, आवर्स टू प्रोड्यूस 4 बैचेस। तो y निकाल लेते हैं। y होता था ax की पावर b। a मीन्स टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट एवर, आज यूनिट नहीं, आज बैच है। कितना? कितने गया लब नहीं रहा, 400। तो 400 a आ गया, x नंबर ऑफ यूनिट्स या बैचेस, तो 4 आ गया, रेस टू पावर, ये तो इधर ही हो जाना है, ये तो इधर ही हो जाना है, ठहर जाओ। 400 इंटू 4 रेस टू पावर, इंडेक्स इज -0.322, 80% लर्निंग कर्व है, ठीक है। तो माइनस 0.322। अब ये क्या आ गया जी? एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस 1 बैच इफ 4 बैचेस आर प्रोड्यूस एंड लर्निंग रेट इज 80%। तो माइनस क्या था, जरा बताना दोबारा। 0.322, ऐसे लिख लिया, ठीक है जी। अब हमने तो एक बैच नहीं बनाना, हमने तो 4 बैचेस बनाने। तो टोटल लेबर आवर्स जी 1024 लेबर आवर्स, ये लगेंगे पहले 4 बैचेस पे, फिर खैर कर दो आवर्स टू, कौन सा को सोल्यूशन कहीं से मैच करना, ठीक है कर देना। वैसे भी आई के वैसे नहीं करता, 2 तक ले जाता है, पर कर दोगे तो गलती नहीं है, खैर है ठीक। कैलकुलेशन शो करनी है बस आपने, सब कुछ तो सही किया हुआ है जी। आवर्स टू प्रोड्यूस नेक्स्ट 6 बैचेस, तो उसके लिए आपको एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस मिल जाए, ठीक है। वो एवरेज टाइम कौन सा होगा? चौथे का, क्योंकि उसके बाद 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें पर वही चलना है, ठीक है। इनटू आपने फिर 6 कर देना है। अब ये रह गया, यहां से टोटल आवर्स निकलने। अब ये निकालने के लिए एक वर्किंग किया करते थे हम, ठीक है। वो वर्किंग क्या थी जी? वर्किंग 6 कर लें, चलो 7 कर लेते हैं अलग, ठीक है। आवर्स टू प्रोड्यूस, ये क्यों हेडिंग दें, बस ठीक है जी। तो टोटल आवर्स टू प्रोड्यूस 4 बैचेस, ये वर्किंग नंबर 6 से उठा लिए हमने, 1024, ऊपर लेबर आवर्स की हेडिंग चल रही है। फिर क्या करेंगे जी नेक्स्ट? 3 बैचेस, वेरी गुड। आवर्स टू प्रोड्यूस, तो ये सारा ही साथ लेबर भी फिर रिवाइज हो गया, ठीक है। अब ये आपने निकालना है, आवर्स टू प्रोड्यूस 3 बैचेस। तो इधर देखो जी, पहले बैच पर लगते हैं 400 घंटे, और अगर हम 3 बैचेस बनाएं और लर्निंग कोफिशिएंट, ये लर्निंग का ये कोफिशिएंट ये है, यही था ना, किधर गया पॉइंट, ठीक है जी। तो इंडेक्स ऑफ लर्निंग आ गया जी, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किससे करना है अब? 3 से। आंसर 4, ये ठीक है ना? अच्छा चलो, पर ठीक है चलने दो जी। 181 क्या है जी? टाइम टू प्रोड्यूस, आवर्स टू प्रोड्यूस, फोर्थ, आवर्स टू प्रोड्यूस 4th बैच। अब इसने आगे चलना है, इसका मतलब 180
1 लेबर आवर्स लगेंगे चौथे बैच पर। वर्किंग नंबर 7 से लिया आपने और इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 2110 लेबर आवर्स आपको चाहिए डी जिंक के लिए। ठीक है, अब वर्किंग 8 में आप कॉस्ट निकाल लें। अब 2110 पे 1000 नहीं लगाना, ये टोटल आवर्स है। वो जो मैं 2500 बोल रहा था असल में कितने आए हैं, 2110। ठीक है, तो 2110 आवर्स में से 200 आवर्स आइडल वाले हैं जिन पर 1000 का 50% नहीं 500 कॉस्ट पड़नी है, और 2110 माइनस 200 जो है बाकी जो बचेंगे उस पर पूरा 1000। ठीक है, तो देखो स्किल डायरेक्ट लेबर की, अब यहाँ पे तो हमने आर्स ही निकाले थे, वर्किंग 6 की कोई एडिंग ना दें, सी की एडिंग अब दे लेते। वैसे पड़ी हुई है, पड़ी रहने दे, कुछ नहीं होता। मैंने कहा जरा आपको कॉस्ट मिल जाए ना यहाँ से। वर्किंग 8 में क्या निकाल रहा हूँ अब, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ये कौन सी लेबर थी, स्किल्ड लेबर कॉस्ट। तो क्या देखें जी, आइडल आवर्स कितने हैं जी, 200। इनकी कॉस्ट लेनी है आपने 1000 का 50% जी, 10 या 100, ओके। ये अब रुपीज इन 1000 चल रहा है। ठीक है, ऊपर आवर्स चल रहे थे। नेक्स्ट, उसके बाद रिमेनिंग, अब रिमेनिंग आवर्स 2110 आवर्स वर्किंग 6 से आए, ऐसे ही है जो टोटल डी जिंक के लिए हमें चाहिए। इनमें से 200 आवर्स तो ये हो गए, बाकी बचे 1900 समथिंग जितने भी हैं, उनका रेट क्या है, पूरा 1000 जी, 1910 टोटल कॉस्ट आ गई। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर, वर्किंग नंबर 8 बनी है, जाके कहीं है, कॉस्ट 2010, और साथ ही रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स ले लो। आर्स तो सेम ही है, पढ़ो आखिरी पॉइंट। वेरिएबल ओवरहेड्स वुड बी चार्ज एट 125 पर स्किल्ड लेबर आर्स। तो फिर स्किल्ड लेबर आर्स कितने हैं, अभी 2116 आपने निकाला है और रेट आपके पास 12 आ गया, तो 2110, अच्छा 06 जैसे ही लग रहा था। वर्किंग नंबर प्रोडक्टिव ही लेंगे, काम तो ये हुआ है, ये काम होना है, ये काम होना है, इसमें कोई वेला नहीं बैठना उन्होंने। वो जो 200 घंटे वो वेले बैठे थे, इधर तो काम ही करेंगे, इधर उनको काम पे ही लगाया है, रेलेवेंट कॉस्ट हमने कम ली है। ये 2110 घंटे डी जिंक बनाने के लिए हमें चाहिए, ये वेले नहीं बैठे रहे। ठीक है ना, ओके, ये प्रोडक्टिव आवर्स ही हैं। तो 2110 वर्किंग नंबर, लेबर आवर्स वर्किंग 6 इंटू 125 जी, 264। कुछ रह तो नहीं गया जी, इधर छली कर लें। नहीं, अब ये टोटल रेलेवेंट कॉस्ट या मिनिमम बिड प्राइस निकल आएगी, लेकिन उसने ना पर यूनिट कहा था, जरा ध्यान से देख लो एक दफा। ठीक है, तो टोटल निकाल लेते हैं और उसको डिवाइड कर देंगे 3500 यूनिट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया जी, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट, जिसको आप मिनिमम बिड प्राइस भी कह सकते हैं, और वो कितनी है, 239। और अगर आप इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डी जिंक से, तो वो 3500 है, हाँ सॉरी 3.5, तो डिवाइडेड बाय 3.5 करेंगे तो 3783 क्या आ गया जी, मिनिमम बिड
प्राइस पर यूनिट। अब ये एक काम करें ना, ऊपर रुपीज इन 1000 लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना हो, इसको यहाँ पे ब्रेक लगा दें, ठीक है। ये ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पर आप पर यूनिट निकालने की वर्किंग ऐसे अलग कर लें, ज़्यादा बेहतर है। 13239 डिवाइडेड बाय 3.5 इज दिस, ठीक है जी, रुपीज इतने पर यूनिट। ठीक हो गया जी, सही है। भाई अच्छी तस्वीर बन गई इसकी, आप भी तस्वीर बना लें, कब ये मिटने लगा है। इंसान कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसे तबीयत ऊपर नीचे हो तो फ्रेश हो जाए तो फिर सही हो जाता है, बंदा कहता है पता नहीं मैं क्या हूँ, है ना। अल्लाह माफ करे। पेन मुक गया, पेन चल नहीं रहा। यही पेन यूज करते होते हो ना हमेशा, फिर क्यों है अपना क्यों नहीं लाए? अब डिब्बी अभी तक ली नहीं आपने वो पेनों की, ले लो ना यार। नहीं ना लेके जाने, पूरी डिब्बी अभी खरीदो, आज ही खरीद लो, प्रेप लीव से पहले पूरा एक बॉक्स खरीदना है, जो आप पेन यूज करते हो उसका एक बॉक्स जाके ले लेना बस। भाई नए से ज़्यादा तेज नहीं लिखा जाता, आजमा के तो देखना, अभी पुराने से करके देखना जी। ले इधर, पेन चालू नहीं होता ना भाई, जोर लगाना पड़ता है, हाथ थकता है, टाइम लगता है, वही चालू पेन होता है ऐसे स्टार्ट से। ठीक है भाई, आप ना करना, आप पुराना ले जाना, ठीक है। मैंने पुराना ही कहा है, मैंने नया फिर भी नहीं कहा। अच्छा जी, क्वेश्चन हो गया जी, ओके चले जी, लें जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, ये सारा कुछ हम रिवाइज कर गए हैं, सुभान अल्लाह। अब हम आते हैं जी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग चैप्टर 15 था, रेलेवेंट कॉस्टिंग के बाद हमने यही किया था, और इसमें 4 तरह के शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हमने करनी सीखी थी। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन सबसे आसान लगता था आपको, फिर मेक और बाय, मुकाबले की आसान थे दोनों, ठीक है ना जी। उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग मसले मसाइल आते थे इसमें, तो लकी वंस फर्दर प्रोसेसिंग तो आ ही गया है, बारी जो है वो इसकी नहीं बनती, तो दोबारा आ जाए तो कह कुछ नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा चांसेस बाकी 3 के हैं। अब बाकी 3 में से अगर लिमिटिंग फैक्टर दे दे, मेक और बाय ज़रा कम ही देता है, बार लिमिटिंग फैक्टर अगर दे दे आसान सवाल, शट डाउन कॉन्टिन्यू दे दे तो निस्बतन मुश्किल। लेकिन शट डाउन कॉन्टिन्यू के लिए आपको एक अप्रोच बस बताई हुई थी, सवाल को बस आपने उसी तरतीब पे करते जाना है, मैक्सिमम मार्क्स उसमें से भी मिल जाते हैं। और अगेन ये मुश्किल सवाल होगा, अगर होता है तो मुश्किल सवालों में होता है, तो इसका मतलब बाकी आसान पर्चा मौजूद होता है, एवरेज भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। तो आप बस फॉर्मेट के ऊपर डाल के चीज़ें कैलकुलेट करते जाएं, जो समझ में आए करते जाएं, जैसे सिखाया था, अभी रिवाइज करते हैं ना, ठीक है। और इंशाल्लाह आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लेंगे उसमें से। एनीवेज, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, मेक और बाय, फर्दर प्रोसेसिंग और कंटिन्यू शटडाउन। अब इन चारों के मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर करूंगा, और फिर रिसेंट अटैम्प्ट में फर्दर प्रोसेसिंग का जो सवाल आया है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। भाई कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई? खड़े खड़े सो रहे हो, मैंने कहा था आधे घंटे में करना है, यही तो सारा प्लान ऊपर नीचे होता है। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन में क्या करते थे जी, सबसे पहले हम वेरिफिकेशन करते थे लिमिटिंग फैक्टर की, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता था, हमारे यहाँ पर जो है वो कुछ कैलकुलेशंस भी हमारे मतलब की हो जाया करती थी, जिसमें हम फिर आगे जिनको यूज़ करके चल रहे होते थे। लो जी, इसने दोबारा अपना काम दिखाया, पॉज करो ज़रा जी। हाँ जी, क्वेश्चन करने लग गए थे आप, ये बंद हुआ है तो बोले। वो तो वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है ना, आउटपुट मेथड वाली डेप्शन तो वेरिएबल कॉस्ट होती है। एग्जिस्टिंग मशीन की भी रेलेवेंट ही बन जाएगी ना, क्योंकि पर यूनिट इधर आ जाएगी। बहरहाल डिबेटेबल बात होती है, लेकिन
अगर अगर आपकी डेप्रिसिएशन पर यूनिट है, पर आवर है, तो वो तो वैसे ही वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमारा असूल क्या है, वो हमेशा रेलेवेंट होती है। एक सवाल थोड़ा सा मसला आया था, पता नहीं वो उसमें आर्स थे तो उसमें बताया था आपको कि वो फिर क्योंकि हाँ लिमिटिंग फैक्टर के सवालों में ही था। एनीवेज उसकी बात वहीं पे हुई थी। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं जी आप, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। टोटल जितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, कितने अवेलेबल हैं, वहाँ से पता लग जाता है शॉर्टफॉल या सरप्लस। दूसरा स्टेप होता है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालते हैं, जिसमें आपने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह वेरिएबल कॉस्ट जो हैं वो आपने सेलिंग प्राइस में से माइनस करनी होती है। किस में से जी? सेलिंग प्राइस में से, फिलहाल वो वाली बात। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको डिवाइड करते हैं लिमिटिंग फैक्टर से पर यूनिट, तो आपका साथ है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, जिसकी बेस पे क्या करते हैं आप, रैंकिंग। कुछ बातें छुपाई हुई हैं अभी, जिस तरह से चल रहे हैं बस स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये करने के बाद फिर हम क्या करते थे, अपना ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान तैयार। सबसे आसान टॉपिक था ना ये। डिसीजन मेकिंग में जब ये आया था तो आप कहते ये डिसीजन मेकिंग है जो लोग कहते हैं। फिर जब फर्दर प्रोसेसिंग आया तो आपने हाँ जी, फिर जब शटडाउन काउंटिंग आया ओ, तो ये जब आता है तो बच्चे खुश होते हैं पर्चे के अंदर। ठीक है, तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान हम बनाते हैं जी, और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मशीन आर से एक टेबल सा बना लेते थे, तो हमारे पास ये हमारा ऑप्टिमल प्लान आ जाता था, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं हमने और फिर कितने परचेज करने। ये ऑप्शन भी होता था कभी, यानी अगर तो विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर है तो फिर आपके पास, इसने दोबारा से अपनी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं, तो चलिए हम अपनी बात जारी रखते हैं। अगर विद एक्सटर्नल सप्लायर है, विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर है, तो बस आपने प्रोडक्शन की बात करनी है, फिर ये वाला कॉलम आप नहीं बनाते थे। ठीक है, लेकिन अगर विद एक्सटर्नल सप्लायर है तो फिर आपको यूनिट्स परचेज वाला मामला भी मिल जाता था, कम होती ही है फिर भी। तो अब अगर एक्सटर्नल सप्लायर ना हो तो आप कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालते हुए एक्सटर्नल परचेज प्राइस को इग्नोर करते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को लेते हैं। लेकिन अगर सवाल में एक्सटर्नल सप्लायर आ जाए तो फिर आप क्या लिया करते थे, एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट। और वहाँ पे आपको समझा दिया था उस टॉपिक के अंदर कि दरअसल हम इसमें भी ले सेविंग ही रहे होते हैं। सेविंग भी तो एक तरह का कंट्रीब्यूशन ही है ना। जहाँ सेलिंग प्राइस ली मसलन, वहाँ सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होके कंट्रीब्यूशन आया जो हमने अर्न करना है। और अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट ले लेते हैं तो हम यूँ कह रहे होते हैं कि बाहर से खरीदें तो 100 रुपये का, खुद बनाएं तो 70 रुपये का, तो 30 रुपये सेव होंगे। सेविंग भी एक तरह का रेवेन्यू ही है ना, मतलब बेनिफिट ही है ना। अब इधर अगर हम इसको खुद बनाएं तो 30 रुपये की सेविंग आई, इसको खुद बनाएं 40 की आई, इसको खुद बनाएं 20 की आई। फिर पर लिमिटिंग फैक्टर किया तो जिस पे सेविंग खुद बनाने से ज़्यादा है उसका रैंक 1, तो हमारी तरतीब वही चलती थी। ठीक है, तो एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट ले लेते हैं या सेलिंग प्राइस ले लेते हैं पर यूनिट इसमें वर्किंग में। अगर सवाल में किसी के बारे में कह दे के एक्सटर्नल परचेज प्राइस गिवन है तो उसके लिए एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं जी, एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट लेते हैं इस वर्किंग के अंदर। ठीक है यार, इसको पता नहीं क्या हो गया, लगता है दूसरा लैपटॉप ओपन करना पड़ेगा। अच्छा जी, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। ले आओ उधर, दूसरा बैग भी मेरा उठा के ले आओ, जहाँ रखो फिर देखते हैं इसको। मैं इसीलिए लाया था। ले जी, अब विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर भी हो सकता है, विद एक्सटर्नल सप्लायर भी हो सकता है। ठीक है, और वेरिफिकेशन के बाद ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब एहतियात क्या है, एहतियातें लाल लिखी हुई हैं। इफ एक्सटर्नल सप्लायर यूज एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट, अदरवाइज यूज सेलिंग प्राइस। और ये मिक्स भी हो जाए तब भी असूल यही रखना है। याद है कि आपको इन तीन में से 2 की एक्सटर्नल परचेज प्राइस गिवन है, 1 की नहीं गिवन, तो जिसकी नहीं गिवन उस पर सेलिंग प्राइस ले लो और जिनकी गिवन है उसकी एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट ले लो। ऐसे ही सिखाया था ना। ठीक है, रख दो इधर, फिर देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये सब कुछ माइनस करके कंट्रीब्यूशन आ गया, रैंकिंग हो गई। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो किसी सवाल में आई नहीं थी, रिवीजन क्लास के अंदर ना ये सारा, अब इसमें क्या बताना है आपको मजीद, तो बहुत प्रैक्टिस की थी, अच्छा आता था आपको, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डिस्कस भी कर रहा होता है बंदा और फिर सवाल जो आ जाए उसको जो है वो
हम करके देख भी लेते हैं। भाई मिटा दो बोर्ड ज़रा। अगर किसी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ जाए, मसलन मैंने जैसे इस मिसाल में लिखा बी को हमने जब देखा तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो रैंकिंग करते हुए आपने इसको लेना ही नहीं। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर इसका निकालो ही नहीं, इसको रैंकिंग में ना डालो। ठीक है, ये कहाँ से आपका ऑप्टिमल प्लान में आ सकता है, अनलेस के कोई यूनिट्स मैंडेटरी हो जाए। तो मैंडेटरी तो हम वैसे भी रैंकिंग के हिसाब से नहीं करते। ठीक है, इंशाल्लाह मैं सफ़े भेजूंगा अल्लाह ने चाहा तो। इसकी मैं PDF बनाना बस सीखूंगा अल्लाह ने चाहा तो, इंशाल्लाह नियत है जी। तो डू नॉट टेक प्रोडक्ट विद नेगेटिव कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर रैंकिंग, इट विल ओनली बी परचेज इफ एक्सटर्नल सप्लायर इज अवेलेबल। अगर वो ऑप्शन है तो फिर सिर्फ खरीद लेंगे, खुद नहीं बनाना इसको। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये जनाब आपका लिमिटिंग फैक्टर की कहानी इतनी सी ही है, ये आपके सामने। ठीक है, तो आपसे ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान मांग लेता था, मिक्स मांग लेता था, ये एक ही बात होती थी, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन प्लान कह देता था, या फिर वो साथ में कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट की भी करवा लेता था समटाइम्स। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स हैं, वेरिफिकेशन, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, फिर प्लान, और अगर उससे आगे जाए तो प्रॉफिट, यही करते थे। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सवाल मेरे पास नहीं रिसेंट टाइम में आया होता तो कर रहे होते, शायद इससे पिछली अटैम्प्ट में गालिबन आया था तो वो हमने क्लास में ही कर लिया था गालिबन सवालों में। ठीक है, तो बहरहाल अब रिवीजन प्लान को कर लीजिएगा। अच्छी किस्मत होती है डिसीजन मेकिंग में से इसका आ जाना, निस्बतन आसान सवाल होता है डिसीजन मेकिंग का। तो देखते हैं अब आपके साथ क्या होता है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पर्चा जैसा मर्जी आए, पर्चा मुश्किल हो या आसान हो, पर्चा तो आपका पास हो ही जाएगा इंशाल्लाह, ये बस जहन में रखना। ठीक है ना, हो जाएगा इंशाल्लाह पास, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आप, ये नहीं हो सकता कि आप 70% 80% नंबर ना ले सकें पर्चे में से। आसान सवालों में ज़्यादा, मुश्किल में भी कम से कम फाइट करना सिखाया आप लोगों को। पर्चे के अंदर बस नर्व्स को कंट्रोल रखना है, ये सबसे बड़ा मसला है। पर्चे से पहले कोई बच्चा फेल ना हो। फेल होना कोई ज़िंदगी का आखिर नहीं हो जाता, ये दुनिया का छोटा सा इम्तिहान है। फेल होना इसमें दुनिया की ज़िंदगी, तो दुनिया पहले कितनी सी है, फिर दुनिया के अंदर हम कितने से हैं, फिर हमारी ज़िंदगी कितनी सी है, फिर उसमें एक छोटा सा पर्चा है। परेशान होते हैं, स्ट्रेस हो गई, एंग्जाइटी हो गई, पता नहीं, मैं यकीन मानो मैं इन अल्फाज से कोई जान पहचान ही नहीं है ज़्यादा, साढ़े ज़माने से होंदी नहीं सी ना। मतलब अभी आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो ये अल्फाज इतने आम नहीं थे जितने अब हो गए। छोड़ा करें, बस रिलैक्स रह के पेपर देना है, सवाल को 3 दफ़ा पढ़ना है, खाम खा नहीं, ऐसे थड़सली नहीं मचानी। सवाल को पढ़ना है 1 बार 2 बार 3 बार, समझ आ गई किस टॉपिक का है, उसका फॉर्मेट बना के बस अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देना है, जो समझ में आए करते जाना है। ये मुश्किल सवालों के बारे में। आसान सवाल तो 3 दफ़ा पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मुश्किल सवाल में भी ऐसे ही करना है इंशाल्लाह। पर जितने बच्चे भी कॉस के पर्चे के बाद, नॉर्मली बच्चा ये नहीं कह सकता सर बहुत इंशाल्लाह पास है, बहुत ज़बरदस्त हुआ है। जब भी बच्चा देता है पर्चा ऐसे ही होता है, और रिजल्ट वाले दिन कहता है ओह ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे लगता है बच्चे को। तो वो वही बच्चे पास होते हैं जो करते चले जाते हैं। जब आपने 85 मार्क्स को क्रॉस कर लिया पर्चे में, और करते हुए कुछ ना कुछ समझ आ रही थी कि क्या कर रहे हैं, तो समझ लेना पास ही हो इंशाल्लाह। ठीक है, तो करते जाना है। ओके, अच्छा जी, इसके बाद लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन के बाद हमने पढ़ा था मेक और बाय। सबसे आसान, इंपॉर्टेंट है मेरे नज़र में, इसलिए कि इसकी बारी है। ठीक है ना, आना चाहिए इसको। आसान था, मेक और बाय डिसीजन, आउटसोर्सिंग भी इसको कहते हैं। इसके अदर फाइनेंशियल फैक्टर्स भी, वो अदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी वो आपसे पूछ लिया करता था। ठीक है, वो भी आपको मैंने बताए थे। तो हम इसमें किस अप्रोच पे चलते थे वैल्यूएशन करने के लिए? रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग या बेनिफिट क्या होता था? जो चीज़ें हम बनाने पर कॉस्ट इनकर कर रहे थे वो सेव हो जाएगी, ये रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग है, ये रेलेवेंट बेनिफिट है। और रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? बनानी नहीं है, आप खरीदनी है। तो ये आसान सवाल होता था। अब ये आ भी जाएगा तो 1-2 चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, बस कोई बात नहीं। अच्छा, अब हर सवाल डिफरेंट तरीके हैं। जैसे अभी आज हमने करना है फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल, हमारा जो फॉर्मेट है हम उसी पे चलेंगे, पक्का उसी पे चलेंगे। अब IQ का सोल्यूशन ओपन करेंगे, उसकी अपनी मर्जी होगी। हर उस्ताद अपने हिसाब से कराता है, कोई मसला नहीं। एंड आंसर मैच करना चाहिए, वो कर लेंगे इंशाल्लाह। सवाल थोड़ा सा गंदा था इन द सेंस समझने के अंदर 1-2 चीज़ें निकालने हुए, वरना तरतीब पे पड़ जाएगा। जब सवाल 2-4 चीज़ें निकल आए उसके बाद कहानी खत्म है। ठीक है,
एनीवेज, तो सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट, सेविंग इन लेबर कॉस्ट, सेविंग इन ये क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी हम इनकर कर रहे थे अगर हम इसको आउटसोर्स कर देंगे तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएंगी, सेव। ठीक है, और अगर आप इसको आउटसोर्स कर रहे हैं तो फैक्ट्री अब आप फारिग क्या रखनी है, किराए पे दे देंगे। ठीक है, कोई एडिशनल कंट्रीब्यूशन नई प्रोडक्ट का आ जाता है, कैसे हमने देखा था कि जी ये अगर खुद नहीं बनाएंगे तो फारिग हो गया, या तो फैक्ट्री का रेंटल आ जाएगा या फिर फैक्ट्री रेंट पे नहीं देनी तो कोई और प्रोडक्ट उस टाइम में बना लेंगे जिस टाइम में ये प्रोडक्ट हमने बनानी थी जो आप बाहर से खरीदेंगे, तो उसका बेनिफिट ऐड हो जाता था ना। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, रेलेवेंट बेनिफिट्स। और रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, परचेजिंग कॉस्ट, तो सिंपल IS2 जो पढ़ के इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्या परचेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, इंपोर्ट, कस्टम ड्यूटी, नॉन फंडल टैक्सेस, इंश्योरेंस, ट्रांजिट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, परचेज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो रेलेवेंट टू दिस डिसीजन है। एक बंदा नहीं रखना पड़ा इंस्पेक्टर, चाहे उसको पर मंथ सैलरी पे रखा है, फिक्स कॉस्ट है पर है तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट ना, तो ये क्या हो जाएगी, रेलेवेंट। तो रेलेवेंट बेनिफिट क्या है, कॉस्ट सेविंग्स बाय नॉट प्रोड्यूसिंग। अब कोई किसी और तरीके से भी लिख सकता है पर हमने ऐसे ही किया था सवाल, ठीक है ना। तो कॉस्ट सेविंग बाय नॉट प्रोड्यूसिंग रेलेवेंट बेनिफिट है और कॉस्ट परचेजिंग की रेलेवेंट कॉस्ट है। ठीक है, अगर आंसर पॉजिटिव है तो क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो एक्सटर्नल बाइंग को, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर दो। सवाल नहीं है मेरे पास, जो थे वो कर लिए हमने। ठीक है, तो लेकिन रिवीजन हो गई, तो जो किए हैं वही आपने दोबारा करने हैं, रिवाइज हो जाएगा। फिर जनाब आपका फेवरेट जो इस दफ़ा पर्चे में आया, इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। इधर नहीं पढ़ो, इधर नहीं पढ़ो, इधर नहीं पढ़ो, मेरी तरफ देखो। फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर हमारा कुछ याद है क्या फॉर्मेट होता था, रेलेवेंट इनकम लेते थे और रेलेवेंट कॉस्ट। ये तो मुझे ही पता है, डिसीजन मेकिंग सारी में यही करते हैं। क्या रेलेवेंट इनकम होती थी, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, जो चीज़ नई बनाकर फर्दर प्रोसेस करके बेचनी है उसका टोटल रेवेन्यू लेते थे और फिर कहते थे जो फोरगो हुआ, ठीक है, वो माइनस कर देते तो देखते थे इंक्रीमेंटल कितना मिला। ठीक है, अब जब इंक्रीमेंटल की अप्रोच से चले हैं तो फिर नीचे कॉस्ट भी हम सिर्फ इंक्रीमेंटल लेते थे। ICAP ने देखा था कल, चलो फिर देख लेंगे। मेरे ख्याल से ICAP टोटल के हिसाब से चला और कंट्रीब्यूशन निकाल लिया कि जी इतना एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, और हम भी उधर ही पहुंचेंगे इंशाल्लाह नतीजे पर, अपनी तरतीब से पहुंचेंगे। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, लेकिन फिलहाल ज़रा फॉर्मेट को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो नीचे चला गया फॉर्मेट जी, टोटल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और यूनिट्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, माइनस टोटल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, तो सेलिंग प्राइस बिफोर वाली इनटू यूनिट्स भी बिफोर वाले। ठीक है, नेट करके इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गया। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ही लेनी है रेलेवेंट कॉस्ट में, जिसमें जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट मैंने यहां पे लिखा है ताकि भूले ना। क्या याद आया कुछ, यहां डिसीजन मेकिंग में आपको कहा था कि जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट संक कॉस्ट है, इररेलेवेंट है। वो अलग बात है कि फिर जॉइंट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर जाकर हमने कहा था प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हो तो जाहिर सी बात है जो एंड प्रोडक्ट है उसमें जॉइंट कॉस्ट भी आनी है और फर्दर कॉस्ट भी। पर इस वक्त हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। लस्सी, मक्खन, दही, कुछ याद आ रहा है? तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी हैं डिसीजन मेकिंग के लिए वो क्या है, इररेलेवेंट। और प्रोसेस कॉस्टिंग में जब जॉइंट बाय प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सीखी थी तो उसमें हमने कहा था जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये टोटल कॉस्ट पड़ती हैं। डिसीजन लेने के बाद फिर आगे उसको फर्दर प्रोसेस कर रहे होते थे, फिलहाल तो ये ले रहे हैं डिसीजन कि फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग के सवालों में जॉइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होती थी, इररेलेवेंट। ठीक है, नॉट रेलेवेंट। फिर एडिशनल रेवेन्यू लिया है तो एडिशनल मटेरियल, एडिशनल लेबर, एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड, एडिशनल फिक्स ओवरहेड ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग सारे के सारे। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ न्यू एसेट परचेज, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नया एसेट खरीदा तो उसकी डेप्रिसिएशन, रेलेवेंट कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट एडिशनल पड़ गई, सेलिंग और मार्केटिंग कॉस्ट एडिशनल, जो एडिशनल पड़ रहा है ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग वो सारी की सारी हमारी क्या है जी, रेलेवेंट कॉस्ट है। नेट रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो फर्दर प्रोसेसिंग कर लो, वरना ना करो। क्लियर? अब इसमें थोड़ी सी बात थी, छेड़खानी आ जाती है। क्या? अगर नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बिफोर रिफाइनमेंट और आफ्टर रिफाइनमेंट बराबर है, होती है ऐसे, ठीक है।
कि हमने नॉर्मल आसान सवाल में क्या होता है कि वो कहता है जी हमने प्रोसेस में डालने हैं 10 यूनिट्स फर्दर प्रोसेस में और 10 ही फर्दर प्रोसेस होकर निकल जाने हैं, फिर तो मसला कोई नहीं। लेकिन अगर क्वांटिटी सेल क्वांटिटी बिफोर रिफाइनमेंट बराबर नहीं है आफ्टर वाली के, इसका मतलब कुछ फर्दर प्रोसेसिंग में क्या होता है, लॉस। अब इसमें क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग आ गया तो क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। पहली बात यहीं से देखो, नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग आ गया तो 3 पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। क्या आप ये पहले वाला केस 500 यूनिट्स आपने इनपुट किए, यानी कि बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग कितने थे 500, आफ्टर भी कितने आए 500, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी कितनों की लोगे 500, तो रेवेन्यू में भी दोनों यूनिट सेम आए, नीचे वेरिएबल कॉस्ट भी इतनी। ठीक है, सिनेरियो 1 नो लॉस। सिनेरियो 2 इफ देयर इज लॉस, तो अब लॉस स्टार्ट में भी हो सकता है, एंड पे भी हो सकता है और मिड में भी हो सकता है। अगर लॉस एंड पे है तो, और मिसाल के तौर पर मैंने कहा 50 यूनिट्स क्या हो जाते हैं, 50 यूनिट क्या हो जाते हैं लॉस, ठीक है, तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 450 यूनिट्स बिक रहे होंगे, बिफोर वाली जगह पे कितने आएंगे, जागना जरा अहम बात हो रही है, जागना जरा जी। 50 यूनिट्स क्या हो जाते हैं नॉर्मल लॉस, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग फिर 500 बिकेंगे और आफ्टर वाले 450 हो गए। लेकिन चूंकि नॉर्मल लॉस एंड पे पकड़ा गया है तो वेरिएबल कॉस्ट पूरे 500 यूनिट्स की आएगी। गॉट इट, ये बात समझ आई, छोटी सी एग्जांपल बनाई है समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल लॉस स्टार्ट पे हो जाए, अब बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग 500 यूनिट्स हैं, रेवेन्यू उतना का लेंगे, रेवेन्यू कितने यूनिट्स का लेंगे 500 का, और चूंकि 50 यूनिट्स क्या हो गए लॉस, तो रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितने का लेंगे 450 का। सही है ना, 50 तो क्या हो गए लूज, तो फर्दर प्रोसेसिंग के बगैर बेचते तो 500 बिकते, आफ्टर बेचेंगे तो 450, यहां से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालते हो, यूनिट्स ये लेने हैं। ये बात नहीं समझ आ रही, ये बड़ी सादा सी बात है, ये तो मैं कह रहा हूँ वो जो पहले वाला स्टेप है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यूनिट सोल्ड कौन से लेने, वो अगली बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट की। ये तो सिंपल सी बात है, कोई लॉस नहीं है तो जितने बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग यूनिट्स आएंगे उतने ही आफ्टर में भी आएंगे। अगर लॉस आ गया है तो बिफोर में आएंगे 550 लॉस है मेरी एग्जांपल में, और आफ्टर आएंगे 450, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, मसला किस में आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट। अगर कोई लॉस नहीं है तो 500 यूनिट्स ही वेरिएबल कॉस्ट में यूज होंगे, और अगर लॉस है और एंड पे आया है तो भी वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी की पूरी लग गई, और अगर स्टार्ट में आया है तो फिर वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ किस पे लगाएंगे, 50 यूनिट्स के ऊपर आपने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगानी। मसला यहां पे आता है क्या जी, 70% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है, तो जब इंस्पेक्टर आकर खड़ा हो जाता है तो उसके बाद पकड़े जाने वाले यूनिट्स पे क्या फिर भी हम कन्वर्जन कॉस्ट लगाते थे, नहीं ना, तो फिर क्या करेंगे 450 यूनिट्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाले रेवेन्यू में लेंगे, 500 यूनिट्स बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग वाले रेवेन्यू में लेंगे। जब कॉस्ट की बारी आएगी तो 50 केजीज की वेरिएबल कॉस्ट 70% लेना। हाँ, मटेरियल अलग और लेबर अलग भी हो सकती है, लेकिन मैंने असम्पशन क्या ली है, कॉस्ट कितनी है 70%, क्योंकि इस पे स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन लगेगी, उसके बाद यूज नहीं ना करते इसको कॉस्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कोई बात नहीं है। अब तो सवाल जो है, ठीक है, तो इसको पढ़ लें। मेरे दिल में आ रही है कि शट डाउन कंटिन्यू को भी रिवाइज करके फिर इसका सवाल करते हैं, ताकि रिवीजन तो पूरी होना चैप्टर की। क्या ख्याल है, ठीक है, फिर सवाल की तरफ आ जाते हैं। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग, अच्छा चलो फिर सवाल ब्रेक के बाद कर लेंगे, छोटी सी ब्रेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब फिलहाल जो है वो इसको रिवाइज पूरा कर लें। ठीक है, फिर सवाल को पढ़ते हैं, पढ़ के फिर थोड़ी सी ब्रेक करते हैं। ब्रेक में फिर आप रिलैक्स भी करते हैं, सवाल को भी सोचते हैं, फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अब अल्लाह करे जोहर तक आज जुम्मा भी है, ख़त्म हो जाए काम हमारा, वैसे रह तो इतना नहीं गया। आखिरी डिसीजन जो था इस डिसीजन मेकिंग में हमने पढ़ा वो क्या था जी, शट डाउन और कॉन्टिन्यू। तो कॉन्टिन्यू शट डाउन के अंदर हमने कहा था जी कॉन्टिन्यू करें और शट डाउन करें, ये 2 कॉलम्स बना लेने। ठीक है, और सीधे तरीके से सोचना है, कॉन्टिन्यू करें तो ये रेवेन्यू आएगा, शट डाउन करेंगे तो ये नहीं आएगा। टोटल सेल रेवेन्यू, यूनिट्स प्रोड्यूस करके बेचने वाले, सेल ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड,
कंटिन्यू करें तो आएगा रेवेन्यू, शट डाउन करेंगे तो नहीं आएगा। फैक्ट्री रेंट पे दे दें, कंटिन्यू करेंगे तो नहीं आएगा, ये शट डाउन करेंगे तो आएगा, ऐसे सिखाया था ना। फिर स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्लांट, इट मे कम इन ऑल कॉलम विद डिफरेंट अमाउंट्स, ये मैंने कहा था दोनों में ऑप्शन है, ठीक है ना। तो हम मिसाल के तौर पे कहते हैं कि अगर कंटिन्यू करेंगे तो आज हमें लेट से 10 रुपये मिलेंगे, अगर ये यूनिट्स बनाकर फिर बंद करते हैं तो 10 रुपये की मशीन बिकेगी, अगर कम यूनिट्स ये ज़्यादा यूनिट्स बनाकर बेचेंगे तो 8 रुपये मिलेंगे, और अगर अभी बंद कर दें तो 15 मिलेंगे, तो तीनों आ गए। ये क्या है, इतना मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या था, इधर ना लो इधर ले लो, और यूं कह दो आज अगर बेच दें तो कुछ भी लॉस नहीं होगा, फॉल इन मार्केट वैल्यू नहीं है, 15 का बिकना है ना। 3000 बनाकर बेचें तो फिर मतलब कितना बोला था मैंने पता नहीं, 1200 का तो 300 लॉस, 1000 तो 500 लॉस, तो दोनों जगह आ सकता है, या इधर लें या इधर लें, दोनों जगह नहीं लेना, बस ये ज़हन में रखना, ठीक है। आप आज फैक्ट्री को बंद करें तो आपको आपके एसेट्स अभी बेचकर 1500 रुपये मिल जाने हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्लांट शटडाउन में। अगर आज बंद ना करें, कंटिन्यू करके 3000 यूनिट्स बनाकर बेचें तो आपको मतलब जब वो बना लेंगे तो उसके बाद 1000 रुपया मिलेगा, तो इसका मतलब 1000 यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ 1500 आ गया, यहाँ 1000 आ गया, और अगर 2000 यूनिट्स बनाए तो लेट से 1200 मिलेंगे, तो यहाँ 1200 आ गया, तो तीनों में रेवेन्यू आ गया, ये आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या सीखा था हमने इसमें, ये दोनों जगह आ सकता है, फॉल इन मार्केट वैल्यू ले लो, क्या मतलब आज ही बेच दें तो 1500 का बिक जाएगा, कोई फॉल नहीं, 3000 यूनिट्स बनाकर बेचे तो 1000 का बिकेगा, 500 का फॉल, ये इधर ले लेना फिर, और अगर 2000 बनाकर बेचे तो 1200 का बिकेगा, तो 300 का लॉस, तो यहाँ पे माइनस में भी ले सकते हो इसको, यहाँ कुछ नहीं आएगा, और यहाँ प्लस में, ये तीनों में आ सकता है, ठीक है, तीनों में आ सकता है, ओके, सही है ऊपर वाला। तो बहरहाल ये रेंटल ऑफ फैक्ट्री के साथ, रेंटल ऑफ फैक्ट्री तो ये सिंपल चलाना है, ये दोनों जगह जा सकता था स्क्रैप वाला, बाकी तो सीधे सीधे लेके चलते हैं हम, ओके, सही है। अच्छा, रेलेवेंट एक्सपेंस, अगर कंटिन्यू करेंगे तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, एट्रीब्यूटेबल वाले, एडिशनल वाले, वेरिएबल मार्केटिंग, एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड मार्केटिंग, नॉन करंट एसेट रेलेवेंट कॉस्ट वगैरह आएंगी। कंटिन्यू करें तो, कंटिन्यू करेंगे तो ये आएंगी, शट डाउन करेंगे तो ये नहीं आएंगी। लेकिन रिडंडेंसी वगैरह, पेनल्टीज वगैरह शट डाउन करेंगे तो आएंगी। तो हम इस तरतीब पे चलते थे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था, ये आपकी क्लास में बनाया था। तो दो ऑप्शंस हैं, रिकॉर्ड करो बेनिफिट को या इनकम को जिस कॉलम में अकर कर रहा है, रेंटल इनकम मैंने कहा, शट डाउन करें तो इतनी इनकम आएगी, कंटिन्यू करेंगे तो इतनी। ऑपोजिट क्या था, रेंटल फोरगोन, कहो जी अगर कंटिन्यू करें तो ये चला जाएगा, शट डाउन करेंगे तो नहीं जाएगा। ये उलट तरीका सोचने का, आंसर तो सेम है, हम इस पे चलते थे, इधर कंफ्यूज रहता है बंदा, आंसर तो सेम ही आता है ना, आंसर सेम एंड पे कर लेते थे ना हम, वो मैंने किए हुए हैं आंसर सेम, आपको तो सवाल आंसर मिल जाता था ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिकॉर्ड एक्सपेंस इन द कॉलम इन विच इज अकरिंग फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाली, कंटिन्यू करेंगे तो पड़ेगी, शट डाउन करेंगे तो नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे चलो, क्या फिक्स कॉस्ट सेविंग मिलेगी अगर शट डाउन करें तो, कंटिन्यू करेंगे तो सेविंग नहीं मिलेगी, ये उलट तरीका है, गड़बड़ है, ये सीधा है। तो ये सीधे तरीके पे चलकर आप इसमें से भी मैक्सिमम मार्क्स ले जाया करते हैं, बस अल्लाह का नाम लेके चल पड़ना है आप। मैक्सिमम चीजें ऐसी हैं सीधे तरीके से निकल आती हैं, 2-3 पॉइंट्स तो आपको बरकत के लिए मिलेंगे ही, कोई बात नहीं, वो को सारे नंबर थोड़े ही होते हैं। 15 नंबर का सवाल आया तो 10 नंबर फिर भी इसमें से इस तरीके से निकल आते हैं आसानी से, 5 नंबर होते हैं उन्हें मसला होता है, तो वो जितना समझ आए कर देना, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो ये जनाब आपका क्या हो गया जी, डिसीजन मेकिंग का चैप्टर रिवाइज हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपनी रीसेंट अटेम्प्ट के ऊपर, इसको तो इधर ही रहने दें, रीसेंट अटेम्प्ट यहाँ पड़ी है, अच्छा वो बंद हो गया था, या अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमा। लें जी, इस सवाल को पढ़ें और आप पार्ट 2 क्लोज कर दें। 1 घंटा कितने मिनट हो गया? हाँ, पार्ट 2 क्लोज कर दें।